Hello, everyone, and welcome to Economic Current Affairs Part 2. And like in Part 1, we had covered a period from first week of March 2025 till September 24. इसमें भी वही पोर्शन कवर करेंगे, बट यहाँ पे जो टॉपिक्स होंगे वो थोड़े से फैक्ट ओरिएंटेड ज़्यादा रहेंगे, लाइक रिपोर्ट्स, इंडिसेस इन न्यूज़, टर्म्स इन न्यूज़, कॉन्सेप्ट्स इन न्यूज़. ओके, सो इवन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्या डेटाज फैक्ट्स हैं, राइट, या फिर ट्रेंड्स क्या हैं, उससे रिलेटेड चीज़ें आपकी यहाँ पे होगी. ठीक है, सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट. एंड अगेन कुछ कॉन्सेप्ट्स या कुछ फैक्ट्स या डेटाज ऐसे होंगे जो आई वुड एक्सपेक्ट कि इट्स प्योरली फैक्चुअल डेटा, तो आप उसे कवर करना, बट यस उसके पीछे कॉन्टेक्स्ट क्या है, थीम क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है, दैट वी विल डेफिनेटली डिस्कस. तो फर्स्ट कम्स दी रेमिटांसेस. सो इंडिया के बैलेंस ऑफ पेमेंट में अगर हम बात करें, बीओपी की बात करते हैं, तो रेमिटांस इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ बीओपी. एंड ग्लोबली भी इंडिया इज दी टॉप रेसिपिएंट ऑफ द रेमिटांस. ठीक है, इंडिया फर्स्ट नंबर पे लाई करता है. एंड इंडिया हैज रिकॉर्डेड हाईएस्ट एवर शेयर इन ग्लोबल रेमिटांसेस, दैट इज 14.3%. मतलब जो टोटल ग्लोबल रेमिटेंसेस सारी कंट्रीज की जाती है उसमें 14.3% इंडिया को जाता है, राइट. सो इंडिया इज एट फर्स्ट नंबर, फॉलोड बाय मैक्सिको, देन चाइना, देन फिलीपींस, देन पाकिस्तान. ठीक है, दैट इज देयर. सो दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट फैक्ट और ट्रेंड जो आपको पता होना चाहिए. और रीजंस क्या है कि इंडिया हैज़ अ वेरी लार्ज डायस्पोरा. सो कई बार क्या होता है कि असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो वो इसी बेसिस पे आते हैं, क्योंकि दिस इज अ इम्पॉर्टेंट फैक्ट, राइट. वर्ल्ड बैंक ने अगर ये बोल रहा है कि इंडिया हैज रिसीव्ड लार्जेस्ट ग्लोबल रेमिटेंस, राइट. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट और पास्ट कुछ सालों से यही है, राइट. सो वाई, what it could be the reason, right? So large diaspora, India has a very large diaspora, and mostly now the diaspora is diversifying to high income destination, yeah, like US, UK, Australia. तो यहाँ पे incomes high है, तो that increases the amount of remittance. ठीक है, skill base has diversified. So again, earlier mostly आपके जो है लेबर जो लो स्किल वर्क्स थे उसमें जाते थे लोग, अब जो है हाईटेक इंडस्ट्रीज, हेल्थ केयर, उसमें जा रहे हैं. वहाँ अगेन pays and wages are higher, right. And yes, covid ke baad there is a stable job recovery in OECD countries, which is again boosting the remittances. Okay, so next is RBI releases a list of NBFC upper layer. ओके, सो नाउ इस ये लिस्ट में कौन से नाम है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये अपर लेयर का कॉन्सेप्ट क्या है, क्या रेगुलेटरी एलिमेंट है ये, क्योंकि एनबीएफसी इसको लेके हमने देखा था 24 में क्वेश्चन आया था. तो देखो एनबीएफसी अपर लेयर बेसिकली रेगुलेशन ये बताता है. सी आरबीआई क्या करता है, जो एनबीएफसीज है उनको अलग अलग लेयर में क्लासीफाई करता है. लेयर में क्लासीफाई करने का बेसिस है कि कितना उनका रिस्क है और कितना उनका साइज है. ठीक है, तो बेस लेयर होते हैं जो स्मॉल एनबीएफसी होते हैं, मिनिमल रिस्क, लाइक पीयर टू पीयर पेमेंट के लिए अकाउंट एग्रीगेटर्स. ये मिडिल लेयर होते हैं जो मीडियम साइज के होते हैं एंड थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा होता है, तो इनके लिए अगेन नॉर्म्स स्ट्रिक्ट होते हैं. अपर लेयर जो ये लिस्ट यहाँ पे रिलीज की है, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े एनबीएफसीज है जिनका सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंस है, मतलब बेसिकली अगर इनको कुछ होता है तो पूरी इकोनॉमिक पे इम्पैक्ट पड़ता है. ठीक है, और इनके लिए और भी स्ट्रिक्ट या इन्हांस्ड सुपरविजन होता है. ठीक है, एंड टॉप लेयर which are extremely risky. As of now there is no NBFC classified in this category. So simple idea है, साइज और रिस्क के बेसिस पे एनबीएफसी को लेयर में क्लासिफाई किया गया है. बेस लेयर में सबसे छोटे साइज, सबसे कम रिस्क. जैसे आप मिडिल लेयर, अपर लेयर बढ़ते हो, द साइज एंड द रिस्क इंक्रीजेस. एंड बिकॉज ऑफ इंक्रीज साइज एंड रिस्क इनका जो है रेगुलेशन क्या होता है, स्ट्रिक्ट होता है. तो दैट्स वाई इट इज नोन एज स्केल बेस्ड रेगुलेशन. इसलिए इसको क्या बोला जा रहा है, स्केल बेस्ड रेगुलेशन. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड स्केल बेस्ड रेगुलेशन बिकॉज डिपेंडिंग, सो जितना ज़्यादा स्केल उतना स्ट्रिक्टर रेगुलेशन होगा इनका. ठीक है, that is there. And criteria, like I said, size, interconnectedness, complexity, and risk profile. Okay, that is it. Rest some factual details are here. So regulations में इनके लिए हायर कैपिटल रिक्वायरमेंट है, गवर्नेंस रिक्वायरमेंट है, रिस्क मैनेजमेंट नॉर्म्स और स्ट्रिक्ट होते हैं इनके. नाउ बैंक नेट, दिस वाज अ टर्म इन न्यूज. सो बैंकिंग से रिलेटेड टर्म्स हमने देखी थी, हालांकि रिसेंट में नहीं बट पास्ट में आती है. तो दिस टर्म बैंक नेट क्या है ये पता होना चाहिए. तो बैंक नेट क्या है, एक पोर्टल टाइप का है. एंड इस पोर्टल पे जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है ना, ये बहुत सारे लोन्स देते हैं.
और लोन्स में कई बार जो है बहुत सारी प्रॉपर्टीज एज कोलेटरल रखी जाती है, राइट? सो इट इज़ फॉर ई ऑक्शन ऑफ दोज प्रॉपर्टीज, ठीक है? सो ई ऑक्शन प्रॉपर्टीज फ्रॉम ऑल पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर बायर्स एंड इन्वेस्टर्स टू डिस्कवर वाइड रेंज ऑफ एसेट्स, राइट? सो अगर बैंक से मान लो जनरली जब लोन लेते हैं तो प्रॉपर्टी कोलेटर रखते हैं, अगर लोन रिपे नहीं कर पाते, अब बैंक को पैसा चाहिए, तो बैंक क्या करता है, वो प्रॉपर्टी को ऑक्शन करके पैसा रिकवर करने की कोशिश करता है, राइट? तब तो वो प्रॉपर्टी ऑक्शन कहाँ पे करे ताकि वाइडेस्ट रेंज ऑफ इन्वेस्टर्स मिले और उसको मैक्सिमम पैसा मिले, तो वो ई ऑक्शन इज बैंक नेट पोर्टल पे होता है, ठीक है? सो दिस वॉज इन न्यूज। देन लेट्स कम ऑन टू द रिपोर्ट। सो वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट। नाउ यू शुड नो कि ये ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक निकालता है। दूसरी चीज, नाउ दिस सीज द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 21st सेंचुरी, यानी जो 2025, ये जो 25 ईयर्स है, तो इसमें व्हाट इट हाईलाइट्स इज, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इज कि इंडिया हैज़ रिमेन द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 21st सेंचुरी। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है? एंड अगेन इसके प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट ये है विच इज स्लाइटली बिलो 7%, ठीक है? नाउ देर इज नेक्स्ट एन हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे, ठीक है? तो ये सर्वे जो है आपका नॉर्मली एवरी 5 ईयर्स होता था, बट कोविड के कारण डिसरप्ट हो गया था, तो अभी रिसेंटली, और लास्ट सर्वे आपका 2017 में हुआ था, ठीक है? तो अभी रिसेंटली जो है इसको किया गया है, इस सर्वे को, राइट? और ये करता कौन है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, जो बेसिकली नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस का पार्ट है, ठीक है? तो इसके रिजल्ट रिलीज किए हैं। तो अगेन यहाँ पे अब हमारे लिए देखने लायक क्या है? वी नीड टू फोकस अपॉन ट्रेंड्स। व्हाट आर दी इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स हियर? यहाँ पे इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स हमारे क्या है? तो कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेंड, सबसे पहला तो अर्बन एंड रूरल गैप इन एमपीसी। एमपीसी होते हैं मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, यानी एक महीने में एक पर्सन कितना खर्चा करता है। दिस इज यूज टू सी कि बेसिकली लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड क्या है। ज़्यादा खर्चा करते तो मतलब अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड है, कम खर्चा करते तो लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा नहीं है। और इसी के बेसिस पे पावर्टी लाइन में भी मेजर किया जाता था कि कौन पावर्टी लाइन के ऊपर है और कौन पावर्टी लाइन के नीचे है। तो पहले ये देखा गया था कि जो ये मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर है, अर्बन एरियाज में ज़्यादा होता था, रूरल एरियाज में कम होता था। और ये जो गैप है ये 84% था 2011-12 में, बट अब ये जो सर्वे किया है इसमें क्या देखा कि ये डिक्रीज हो गया है टू 70%। तो इसका इम्प्लीकेशन ये क्या बता रहा है कि रूरल प्रॉस्पेरिटी इज राइजिंग, ठीक है? इस गैप मतलब गैप का कम होना बताता है रूरल प्रॉस्पेरिटी इज राइजिंग। दूसरा, स्पेंडिंग जो है, खर्चा जो करा जा रहा है रूरल एरियाज में, वो अब शिफ्ट हो रहा है। पहले जो खर्चा था मेजर जो होता था नॉन फूड आइटम्स पे होता था, अब सॉरी फूड आइटम्स पे, अब हायर स्पेंडिंग इज ऑन नॉन फूड आइटम लाइक ट्रांसपोर्ट, क्लॉथिंग, ऑल दीज थिंग्स, ओके? दैट इज देयर। इनइक्वालिटी भी कम हो रही है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। क्यों? क्योंकि यू नो आफ्टर 1991 रिफॉर्म्स, हमने लार्जली जब इवन इन 2000s जो हाई ग्रोथ रेट हुई थी, तब भी इस पूरे पीरियड में हमने जो है इनइक्वालिटी इंक्रीज हुई थी, राइट? जिनी कोएफिशिएंट जो है आपका बड़ा था, बट अब जो है द जिनी कोएफिशिएंट इज फॉलिंग, ठीक है? सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस रिपोर्ट, ठीक है? तो आपको अगर डेटा आएगा तो इस पीरियड से इस पीरियड में, यानी ये जो डिकेड है, याद है आपने पीवाईक्यू में हमने डिस्कस किया था कि डिकेड बेस्ड क्वेश्चन आता है कि इस डिकेड में ट्रेंड क्या रहा है। तो इस डिकेड में ये एक ट्रेंड रहा है कि इनइक्वालिटी में जो है, इनकम इनइक्वालिटी जो है घटी है, रिड्यूस हुई है। दैट हैज बीन दी ट्रेंड, ओके? देन स्टेट वाइज मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर में आप देखो, सिक्किम का हाईएस्ट है और छत्तीसगढ़ में लोएस्ट है। सीपीआई पे ये इम्पैक्ट है कि अगर नॉन फूड एक्सपेंडिचर आइटम में खर्चा ज़्यादा हो रहा है तो सीपीआई बास्केट को हमें चेंज करना होगा। उसके लिए अभी कमिटीज़ भी बैठी हैं, जीडीपी का बेस ईयर चेंज करने के लिए, डब्ल्यूपीआई का बेस ईयर चेंज करने के लिए। देयर हैज़ बीन अ कमिटी दैट हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूट। तो अभी रिपोर्ट नहीं आई, अगर रिपोर्ट आएगी तो वो हम आगे वाले करंट अफेयर्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है? फिस्कल हेल्थ इंडेक्स, ठीक है? तो ये एक इंडेक्स निकाला है नीति आयोग ने, और फिस्कल हेल्थ किसकी? फिस्कल हेल्थ सब नेशनल लेवल पे, ठीक है? सब नेशनल लेवल पे इट इज ट्राइंग टू सी व्हाट इज द फिस्कल हेल्थ ऑफ द स्टेट्स। अब यहाँ पे अगर आप देखो रिगार्डिंग फिस्कल हेल्थ, तो वन थिंग वी ऑब्जर्व इज कि इसके सब इंडेक्सेस क्या है। तो हम फिस्कल हेल्थ में देखते हैं व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर, की खर्चा कहाँ पे किया जा रहा है, राइट? दैट इज की कैपिटल आउटपुट कितना है, कैपिटल गुड्स यानी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए स्टेट के लिए खर्चा किया जा रहा है, दैट इज गुड क्वालिटी। बट सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी रेगुलर डे टू डे चीज़ों के लिए खर्चा किया जा रहा है, तो दैट इज नॉट गुड। सो डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर
और कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर ज़्यादा है तो दैट इज गुड, राइट। रेवेन्यू मोबिलाइजेशन कि स्टेट खुद कितना कमा पा रहे हैं, राइट। फिस्कल प्रूडेंस, स्टेट का डेफिसिट्स कितने हैं, राइट, कितना उधार ले रहे हैं। डेट इंडेक्स, ओके, एंड डेट सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। तो ये सारे पैरामीटर्स के बेसिस पे हम देखते हैं किसी स्टेट की फिजिकल हेल्थ क्या है। बेस्ड ऑन दिस व्हाट वी हैव सीन इज कि टॉप परफॉर्मर्स इन दिस फिजिकल हेल्थ इंडेक्स आर उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड गोवा, ठीक है। इनकी फिजिकल हेल्थ अच्छी है। और कुछ स्टेट जहाँ डेट कंसर्न है वो है पंजाब एंड वेस्ट बंगाल। स्ट्रॉन्ग कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ पे हमने देखा है, एमपी, उड़ीसा, गोवा, कर्नाटका एंड यूपी, ठीक है। एंड हाई नॉन टैक्स रेवेन्यू, सबसे ज़्यादा नॉन टैक्स रेवेन्यू कहाँ, उड़ीसा, झारखंड, गोवा एंड छत्तीसगढ़, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा नॉन टैक्स रेवेन्यू आता है, ठीक है। दैट इज इट। नाउ नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट विस्तार, ठीक है। सो दिस वाज एन प्रोजेक्ट बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर एंड आईआईटी मद्रास। अब है क्या, ये एक एग्रीकल्चरल एडवाइजरी नेटवर्क है, राइट। बेसिकली इस नेटवर्क के थ्रू सारा इट वुड बी अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स एंड यूजिंग एआई सारी एग्रीकल्चर रिलेटेड इंफॉर्मेशन ये प्रोजेक्ट विस्तार के थ्रू जो है फार्मर्स को अवेलेबल करवाई जाएगी, ठीक है। तो एग्री एडवाइजरी नेटवर्क विद लार्जर, सो बहुत सारे एग्रीकल्चर सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें हैं, ई नाम है, क्रॉपिंग कहाँ पे कैसे हो रही है, क्या हो रहा है, राइट। तो उन सबको इंटीग्रेट करने के लिए ये जो है सिस्टम है, ठीक है। एंड जो डिसेंट्रलाइज डेटाबेस हैं उनको उनसे कनेक्ट करके इट विल गिव अ सीमलेस एक्सेस टू द फार्मर्स, ठीक है। तो इससे फार्मर्स बेटर डिसीजन ले सकते हैं कि क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, कहाँ पे सेल करना है, किस चीज़ की डिमांड है, या फिर किसी चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं क्या इनपुट्स डालने हैं, इनपुट्स की क्या कॉस्ट चल रही है, ठीक है। दैट इज इट। So it would give quality advisory on crop production, marketing and value addition, supply chain guidance and farmer को गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में भी प्रोजेक्ट के थ्रू पता चलेगा। तो विस्तार वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज, और ये किसको मिलेगी, फार्मर्स के लिए, ठीक है। डेवलप कौन कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, फार्मर्स वेलफेयर एंड आईआईटी मद्रास। नाउ लीड्स इंडेक्स, ठीक है, 20, सो लीड्स इज लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स, ठीक है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री ये इंडेक्स निकालती है, 2024 का जो इंडेक्स निकाला है। नाउ अगेन ये इंडेक्स है तो इंडेक्स के पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, राइट। सो एम इसका क्या है कि कैसे क्या लॉजिस्टिक्स का स्टेटस है हर एक स्टेट में, कैसे इंप्रूव किया जा सकता है और क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस है टू रिकॉर्ड दोस, ठीक है। एंड इट इज इंस्पायर्ड बाय वर्ल्ड बैंक्स लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स, LPI, ठीक है। दैट इज इट। इसमें दो टाइप के पैरामीटर्स हैं, एक परसेप्शन बेस्ड है कि लोगों का लॉजिस्टिक्स को लेके परसेप्शन क्या है, दैट इज वन, एंड ऑब्जेक्टिव इंडिकेटर्स। स्टेट्स को अलग अलग ग्रुप्स में ग्रुप अप किया गया है, कोस्टल, लैंडलॉक, नॉर्थ ईस्टर्न, यूनियन टेरिटरीज, और इस इन सब ग्रुप्स में फिर परफॉर्मेंस देखा जाता है कि अचीवर कौन है, फास्ट मूवर कौन है, एस्पायर कौन है। और ये जो लॉजिस्टिक्स है इसके 4 पिलर्स हैं कि पहली चीज़ तो इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक रोड रेलवेज कितना है, अगर स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज़ वेल एंड गुड तो अच्छा रैंक करेंगे स्टेट्स। सर्विसेज, तो बेसिकली सर्विसेज जैसे बहुत सारी लॉजिस्टिक्स रिलेटेड सर्विसेज होती है, जैसे स्टोरेज सर्विसेज हो गई, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हो गई, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आती हैं, ठीक है। गुड्स हैंडलिंग सर्विसेज हो गई, ये सब चीज़ें आती हैं। ऑपरेटिंग एंड रेगुलेटरी इन्वायरमेंट, ठीक है। तो लॉजिस्टिक सेक्टर में रेगुलेशंस कैसे हैं, कंप्लायंस करना कितना आसान है, वो सब यहाँ पे। एंड सस्टेनेबल, सो लॉजिस्टिक सेक्टर इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट कर रहा है वो ये यहाँ पे देखा जाता है, ठीक है। एंड देयर इज ऑल्सो समथिंग नोन एज लीड फ्रेमवर्क, जिसपे हम फोकस करते हैं लॉन्गेटिविटी, efficiency, effectiveness, accessibility and accountability, and digitalization, again of all the things elements involved in a logistics sector to transform that sector, ठीक है। that is there. Now एक और चीज लॉन्च की गई है, एंटिटी लॉकर, नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, राइट। तो है क्या ये चीज, ये एक सिक्योर क्लाउड बेस्ड डिजिटल डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है। तो इट्स अ सिक्योर क्लाउड बेस्ड डिजिटल डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो इट इज पार्ट ऑफ इंडियाज डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हो गया, रोड रेलवे जो जनरल पब्लिक यूज कर सकती है फॉर देयर बेनिफिट। सिमिलर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हो गया, जैसे ये एंटिटी लॉकर, डिजिट लॉकर, ये सब चीज़ें हो गई विच कैन बी यूज्ड बाय पब्लिक फॉर अगेन फॉर वेरियस बेनिफिट्स, ठीक है। इसके फीचर क्या है, अंडर दिस देयर कुड बी रियल टाइम डॉक्यूमेंट एक्सेस एंड वेरिफिकेशन, कंसेंट बेस्ड सिक्योर शेयरिंग, आधार ऑथेंटिकेटेड बेस्ड एक्सेस कि किसको क्या एक्सेस मिलेगा, 10 GB इंक्रिप्टेड
cloud storage and legally valid digital signature for document authentication, right? So almost something similar to डिजी लॉकर, बट ये किन के लिए? डिजी लॉकर इंडिविजुअल्स के लिए, ये है लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस, कॉरपोरेशंस, एमएसएमईज और इंस्टीट्यूशंस के लिए, ठीक है? इनके लिए है कि इनके जो डिजिटल डॉक्यूमेंट्स वगैरह यहाँ पे रख सकते हैं और यहीं से डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं, हार्ड कॉपीज या अलग से मेल वगैरह ये सब करने की जरूरत नहीं है, यहीं से डायरेक्टली ऑथेंटिकेटेड डिजिटली साइन डॉक्यूमेंट्स ये शेयर कर सकते हैं थ्रू एंटिटी लॉकर। तो याद रखना सेम है, पूरा का पूरा डिजी लॉकर है, बट डिजी लॉकर होता था इंडिविजुअल्स के लिए, एंटिटी लॉकर हो गया लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, कॉर्पोरेशन, एमएसएमई और इंस्टीट्यूशंस, ठीक है? जेड मोर टनल, सो अगेन एन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जिसपे आपको अगेन यू शुड गो थ्रू इट बेसिक्स। सोनमार्ग में है, गंदरबाल डिस्ट्रिक्ट, JNK, ठीक है? 12 किलोमीटर, 2 लेन पैरेलल, राइट? ऑल दीज फैक्ट्स आर देयर। So it provides all weather connectivity between Srinagar, Sonmarg and Leh, right? So strategic importance भी है इसका एक, ठीक है? It will boost tourism and it will support livelihood। अगेन देखो फैक्चुअल है, तो ऐसी फैक्चुअल चीज़ों को करने का एक ही रास्ता है कि इसको आपको बार बार रिवाइज करना, और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में उनकी लोकेशन और उनका इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस, ये जनरली अगर आप पढ़ के रहोगे तो वो चीज़ें आपको ध्यान में रहेगी। अनदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इज अंजी खाद ब्रिज, ठीक है? सो ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इट्स इंडियाज फर्स्ट केबल स्टेड रेल ब्रिज, ठीक है? दैट इज इंडियाज फर्स्ट केबल स्टेड रेल ब्रिज, ठीक है? दैट इज देयर। एंड कहाँ पे है? अगेन लिंक्स कटरा टू कश्मीर वैली, ठीक है? दिस डिस्ट्रिक्ट रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ JNK एंड पार्ट ऑफ दिस उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेल लिंक, ठीक है? दैट इज देयर केबल स्टेट रेल ब्रिज। सो दिस इज फर्स्ट इन इंडिया, राइट? इसीलिए ये आपको बताया जा रहा है, ओके? और अंजी क्या है? अंजी रिवर के ऊपर है ये ब्रिज, विच इज अंजी इज ट्राइब्यूटरी ऑफ विच रिवर? चेनाब, ठीक है? ये भी ध्यान रखना है ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ नेक्स्ट इज स्टेट फाइनेंसेस रिपोर्ट बाय RBI, राइट? तो ऊपर एक रिपोर्ट हमने देखी थी, ये भी स्टेट फाइनेंसेस पे है। तो अगेन यहाँ पे हम लोग क्या मेजर ऑब्जर्वेशन है वो देखते हैं। तो फिजिकल डेफिसिट अगर देखा जाए, सो इट हैज़ डिक्लाइंड फ्रॉम दिस यू नो टू 2.7% फ्रॉम 4.3%, राइट? तो प्लीज इंश्योर सी दी ब्रॉड ट्रेंड, ठीक है? ये ब्रॉड ट्रेंड जरूर ध्यान में रखो। जो फिजिकल डेफिसिट है, इट हैज़ बीन स्टेट्स का मेंटेन्ड बिलो 3%, दिस हैज़ बीन दी ब्रॉड ट्रेंड, ठीक है? दैट इज देयर। तो ये आपका ये पूरा ट्रेंड जरूर ध्यान में रखो, ठीक है? एंड अगेन रेवेन्यू डेफिसिट 0.2% इस पूरे पीरियड में, 3 साल में 0.2% है। कैपिटल आउटले मतलब बेसिकली कैपिटल गुड्स पे कितना खर्चा कर रहे हैं, तो इट हैज़ इंक्रीज्ड एंड डेट ऑफ द स्टेट हैज़ डिक्लाइन, ठीक है? तो लास्ट 10 साल में जो डिकेड की बात करते हैं ना, तो आप देखो डिकेड के क्वेश्चन आते हैं ना, क्योंकि डिकेड पे ही डेटा दिया जाता है। रिपोर्ट्स में आप देखना डेटा जनरली एक डिकेड में दिया जाता है, इसलिए जो आपका यूपीएससी ट्रेंड्स में क्वेश्चन भी डिकेड पे पूछता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो डेट ऑफ द स्टेट्स है, ये डिकेड में अगर आपको यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है कि इन पास डिकेड डेट ऑफ द स्टेट हैज डिक्लाइन, तो यस ऑन एन ओवरऑल इट हैज डिक्लाइन, ठीक है? दैट इज देयर। नाउ FDI इनफ्लोज इन इंडिया, राइट? इन दिस पीरियड, इस पीरियड में अगेन एक ट्रेंड, ब्रॉड ट्रेंड को लेके है। FDI इनफ्लोज आर वन ऑफ द मेजर इनफ्लोज इन योर बैलेंस ऑफ पेमेंट। सो बेसिकली ये क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि क्यूमुलेटिवली FDI इनफ्लोज हैव क्रॉस्ड $1 ट्रिलियन, ठीक है? इट हैज क्रॉस्ड $1 ट्रिलियन, ओके? एंड इंडिया में जो FDI आता है ना, ज़्यादातर FDI टेक एंड सर्विस ड्रिवन FDI है, ना कि मैन्युफैक्चरिंग ड्रिवन, ठीक है? वेस्टर्न एंड साउदर्न स्टेट्स में मैक्सिमम FDI जाता है, और आता कहाँ से? मॉरिशियस और सिंगापुर, ठीक है? ये फैक्ट ध्यान रखना। इंडिया में जो FDI आता है, इंडिया में कौन से सेक्टर में आता है? टेक और सर्विस ड्रिवन, टर्शियरी सेक्टर में, ठीक है? सेकेंडरी सेक्टर में काफ़ी कम FDI आता है, ठीक है? दूसरी चीज़, जब ये FDI आता है तो ये मेनली आता है आपके वेस्टर्न और साउदर्न स्टेट्स में, ठीक है? वेस्टर्न एंड साउदर्न स्टेट्स, राइट? जैसे महाराष्ट्र हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है? इन जगहों पे ये जो है FD, कर्नाटका हो गया, यहाँ पे आता है। और कहाँ से FDI आता है? मॉरिशियस एंड सिंगापुर इज अ मेन इन्वेस्टमेंट सोर्स, ठीक है? कुछ डेटा है
अगेन ट्रेंड प्लीज देख लो, लास्ट डिकेड का ट्रेंड 119% इंक्रीज हुआ है, ठीक है। ग्रोथ सिंस दिस इज 20%, ठीक है। टॉप सेक्टर कौन सा रहा है? सर्विस सेक्टर हैज बीन दी टॉप सेक्टर, तो टॉप सेक्टर हैज बीन दी सर्विस सेक्टर, और ये ट्रेंड रहा है 119%, ठीक है। दैट इज देयर। और आप शेयर देख सकते हो सेक्टर्स में, कैटेगरी सेक्टर देखो तो सर्विस सेक्टर का शेयर 16%, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर का शेयर 15%, और कंस्ट्रक्शन का शेयर 9%, राइट। एफडीआई इनफ्लो कौन से सेक्टर में कितना आ रहा है? स्टेट्स में देखो तो महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड गुजरात, ये टॉप 3 है। महाराष्ट्र में 31% एफडीआई आया है, राइट। 21% कर्नाटका में, 16% गुजरात। कंट्रीज में मॉरिशियस, सिंगापुर और यूएसए, 25% मॉरिशियस से, 24% सिंगापुर से और 10% यूएस, ठीक है। दिस हैज बीन दी अगेन की ट्रेंड्स, राइट, दैट इज इट। नाउ बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट बिल, ठीक है। तो इसमें कुछ बेसिकली अमेंडमेंट्स किए गए हैं, यू नो, लाइक सीआरआर कैश रिजर्व रेशो होता था, मेजर करते थे, तो उसके लिए एक फोर्टनाइट के ऊपर एक एवरेज देखते थे कि एक फोर्टनाइट में एवरेज क्या है सीआरआर की। तो फोर्टनाइट की डेट जो है अब वो 1st to 15th रहेगी और 16 टू एंड ऑफ द मंथ रहेगी, ये एक चेंज किया गया पहली चीज़ तो, ठीक है। ये चेंज क्यों? इससे बेटर यूनिफॉर्मिटी और क्लैरिटी रहेगी इन कैलकुलेटिंग सीआरआर की, किसी ने मेंटेन किया या नहीं किया। दूसरी चीज, बहुत सारे बैंक्स में ना जो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं। टू बी इंडिपेंडेंट उनका जो है इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, बट कई बार आज की डेट में यू नो लॉट ऑफ डायरेक्टर्स जो है शेयर्स वगैरह लेके रखते हैं बैंक्स के, राइट। सो पहले क्या था कि अगर 5 लाख से ज़्यादा का शेयर वगैरह होगा तो वो डायरेक्टर कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता, उसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट माना जाएगा। अब इस थ्रेशोल्ड को बढ़ा दिया गया है टू 2 करोड़, ठीक है। और इसको फर्दर बढ़ा सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, बिकॉज 5 लाख वॉज एन आउटडेटेड लिमिट। ट्रांसफर टू आई इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, तो बहुत सारा यू नो पैसा अनपेड डिविडेंड की तरह, अनक्लेम डिविडेंड की तरह रखा जाता है। तो अगर बहुत समय तक वो डिविडेंड किसी ने क्लेम नहीं किया, 7 साल से ऊपर हो गए, तो वो जो है इन्वेस्टर एजुकेशन और प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफर हो जाएगा। अब ये प्रोविजन हैज बीन डन इन दिस एक्ट, ठीक है। और ऑडिटर की जो रेन्यूमरेशन है, पहले तो क्या होता था, यू नो इट वाज बैंक्स को पहले आरबीआई से अप्रूवल देना होता था, दैट वाज देयर। नाउ बैंक्स कैन डिसाइड विदाउट आरबीआई अप्रूवल, ठीक है, दैट इज देयर। तो बैंक्स बेटर डिसीजन ले सकते हैं और बेस्ट ऑडिटर्स अपॉइंट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज योर स्माइल स्कीम। तो ये स्कीम है एशियन डेवलपमेंट बैंक की। ये स्कीम किस चीज़ के लिए है? लॉजिस्टिक्स सेक्टर के लिए, मल्टी मोडल और इंटीग्रेटेड। मल्टी मोडल का मतलब लॉजिस्टिक्स में आप रेलवेज, रोडवेज, वाटरवेज, राइट, एयरवेज, इन डिफरेंट मोड्स का यूज करें। और इंटीग्रेटेड मतलब सबको एक जगह एक अच्छे से, लाइक ऑल आर इंटरकनेक्टेड वेरी वेल और बहुत इफिशिएंटली, ठीक है। तो स्माइल प्रोग्राम जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक का प्रोग्राम है। इट इज द प्रोग्राम फॉर यू नो ड्राइविंग मल्टी मोटर एंड इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम क्रिएट करने के लिए। और इसके लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक लोन देता है इस प्रोग्राम में, और इंडिया ने इसके लिए लोन लिया है $350 मिलियन का पॉलिसी बेस्ड लोन। पॉलिसी बेस्ड लोन ये होता है कि आप बेसिकली, लोन डिपेंड्स ऑन कि आप पॉलिसी के क्या क्या एक्शंस अचीव करते हो, उसके बेसिस पे आपको लोन मिलता जाता है, रिलीज होता है, ठीक है। सो इट एम्स टू मेक इंडियाज लॉजिस्टिक सेक्टर फास्टर, स्मार्टर, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली and improving domestic and international connectivity and international trade efficiency, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स यू कैन गो थ्रू, एंड अगेन पॉलिसी, प्रोग्रामेटिक पॉलिसी बेस्ड लोन है। तो आप रिफॉर्म्स लो, रिफॉर्म्स एग्जीक्यूट करो, सक्सेसफुल रहो, और आपको पैसा जो है लोन मिलता रहेगा। तो ईच फेज में मनी इज डिस्पर्स्ड ओनली सर्टेन रिफॉर्म्स और माइलस्टोन्स आर अचीव्ड, ठीक है, दैट इज देयर। सो इट इज अगेन ऑल्सो इन टू सपोर्ट एंड ड्राइव रिफॉर्म्स फॉर लॉजिस्टिक्स सेक्टर। फोकस एरिया, बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन मिनिस्ट्रीज, प्राइवेट सेक्टर का ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो, और मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स प्रोजेक्ट्स, उन पे मेन फोकस, ठीक है। नेक्स्ट इज नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स, ठीक है। सो दिस इज यू नो पब्लिश बाय पोर्टुलान्स एंड सेड बिजनेस स्कूल, राइट। एंड ये जो नेटवर्क रेडीनेस है, इसमें इंडिया की रैंक इंप्रूव हुई है। सी इट बेसिकली वॉन्ट्स टू सी हाउ वेल और हाउ डिजिटली कनेक्टेड इज एनी कंट्री, और उस पर रैंक करती है, ठीक है। इसके पिलर्स क्या हैं नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स के? टेक्नोलॉजी, ठीक है, कि टेक्नोलॉजी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सब क्या है, राइट। योर पीपल, गवर्नेंस एंड इम्पैक्ट। तो गवर्नेंस में जैसे
कि क्या रूल्स रेगुलेशंस फेवरेबल है डिजिटल टेक्नोलॉजी के, क्या वो सेफ्टी इंश्योर करते हैं या नहीं करते, ठीक है। और डिजिटल जो है लाइजेशन का बेनिफिट, इकोनॉमिक सोशल एनवायरमेंटल बेनिफिट क्या है डिजिटल टेक का, ठीक है। दैट इज द, इसकी थीम थी बिल्डिंग डिजिटल टुमारो, पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड ग्लोबल कोलैबोरेशन फॉर डिजिटल रेडीनेस, ठीक है। 133 इकोनॉमीज में इंडिया की पोजीशन 49 थे। इट इज इंप्रूवमेंट ऑफ 11 पोजीशंस, ठीक है। नेक्स्ट इज योर इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन फॉर डेवलपमेंट एग्रीमेंट, IFDA, ठीक है। तो बेसिकली ये जो एग्रीमेंट है ना, इंडिया इज अपोजिंग दिस एग्रीमेंट, ठीक है। और ये एग्रीमेंट प्रपोज किया है चाइना ने। कहाँ पे प्रपोज किया है चाइना ने? WTO में, राइट। So China has proposed this investment facilitation for development agreement in WTO and India is opposing it. So before understanding why India is opposing, let's understand कि China ये agreement के through China ने क्या propose किया है, ठीक है। So this was proposed in 2017 by China, right, and some other developing and least developed countries. What it wanted to do is कि investment को लेके, FDI को लेके कुछ legally binding rules बनाए जाए जिससे FDI ज़्यादा से ज़्यादा इन्फ्लो हो इन डेवलपिंग एंड LDC कंट्रीज। तो ये तो अच्छी बात हुई, इंडिया क्यों इसको अपोज कर रहा है, राइट। और इसमें इवन इट कॉल्ड फॉर MFN स्टेटस, राइट, अंडर दिस, ठीक है। एंड इट्स अ प्लूरिलेटरल, राइट, बाइंडिंग उन्हीं के लिए होगा जो मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं। तो वाई इट इज़ अ गुड थिंग, तो वाई इंडिया इज अपोजिंग? सी अगेन दिस इज वन ऑफ द वेज ऑफ चाइना ऑफ एस्टेब्लिशिंग इट्स डायनामिक, यू नो, व्हाट वी से, डोमिनेंस, ठीक है, जैसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में था। प्लस अगेन इट अंडरमाइंस दी मल्टीलेटरल कंसेंसस बेस्ड सिस्टम ऑफ WTO, ठीक है। एंड ऑल्सो इंडिया होल्ड्स दैट कि WTO मेनली एक जो है ट्रेड बॉडी है, इन्वेस्टमेंट रेगुलेट करना WTO का काम नहीं है। ट्रिम्स एग्रीमेंट भी देखो तो आपने PYQ किया था, उसमें बोला था ना ट्रिम्स का प्राइमरी पर्पस इन्वेस्टमेंट रेगुलेट करना नहीं है, ठीक है। दैट इज देयर एंड इट कुड लिमिट पॉलिसी स्पेस। सो अगर इसको अडॉप्ट किया जाता है तो इट वुड लिमिट पॉलिसी स्पेस फॉर अदर नेशंस, ठीक है। तो इन कारणों के कारण इंडिया इज अपोजिंग इट, ठीक है, बिकॉज ऑफ दीज रीजंस एंड दीज आर क्वाइट वैलिड रीजंस ऑल्सो। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल डेट रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड बैंक। तो किसने पब्लिश की है? वर्ल्ड बैंक। अब डेट रिपोर्ट इसमें मेनली एक ही चीज जाती है कि भाई व्हाट इज यू नो दी की पैरामीटर्स फॉर दिस रिपोर्ट एंड क्या फाइंडिंग्स है। तो फाइंडिंग्स में देखो तो जो लो और मिडिल इनकम कंट्रीज है ना, तो वहाँ एक्सटर्नल डेट बढ़ गया है। तो फर्स्टली यू शुड नो इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज एक्सटर्नल डेट हैज इंक्रीज्ड। और एक बहुत बड़ा कंसर्न है राइजिंग इंटरेस्ट पेमेंट इन इंडिया एंड बांग्लादेश, ठीक है। तो बेसिकली ये बहुत ज़्यादा बोरिंग करे तो इंटरेस्ट पेमेंट बढ़े जा रहा है। इनफैक्ट इफ़ यू, हम जब बजट डिस्कस करेंगे आप देखोगे इंडिया का एक सबसे बड़ा एक्सपेंडिचर क्या है इंडियन बजट में, राइट, दैट्स इंटरेस्ट पेमेंट्स। इंटरेस्ट पेमेंट्स आर दी बिगेस्ट बजट। और व्हाई दिस डेट इज इंक्रीजिंग? तो दिस इज वन बिकॉज ऑफ हायर इंटरेस्ट रेट, राइट, मॉनिटरी पॉलिसी कर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं, तो अगेन इंटरेस्ट रेट्स आर इंक्रीजिंग, राइट, सो डेट इज इंक्रीजिंग। इन्फ्लेशन, राइट, सो आपका क्या है कि इन्फ्लेशन इज ऑल्सो समथिंग दैट रिड्यूसेस द रियल वैल्यू ऑफ करेंसी। और फिर बोरोइंग जो है अगर बाहर से करते हैं, रुपये डेप्रिशिएट होते हैं तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ जाती है, ठीक है। करेंसी डेप्रिशिएशन, लाइक आई सेड, इफ डेप्रिशिएटेड तो इट इंक्रीजेस कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, ठीक है। एंड ग्लोबल अनसर्टेनिटी, okay, these are the reasons pushing up the debt. Now state of tax justice, this is by tax justice network. So it highlighted कि जो है MNCs के कारण बहुत ज़्यादा टैक्स लॉस होता है ईयरली बेसिस पे, और वो मेनली होता है थ्रू प्रॉफिट शिफ्टिंग, ठीक है। ये स्टैटिक में हमने पढ़ा हुआ है, राइट। सो दिस इज द अमाउंट ऑफ टैक्स लॉस। और सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इसका पता है ग्लोबल साउथ पे, यानी जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं या लीस्ट डेवलप कंट्रीज हैं उन पे जो है रिलेटिवली ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, राइट। एब्सोल्यूट मॉनेटरी टर्म्स में तो डेफिनेटली जो नॉर्थ है, US वगैरह डेवलप कंट्रीज है, उन पे इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ता है। बट रिलेटिव देखें कि भाई टोटल GDP के कंपैरिजन में देखें तो ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट जो है ग्लोबल साउथ पे पड़ता है। और परेशानी ये है कि अगर टैक्स रेवेन्यू इससे कम आता है तो इट रिड्यूसेस द रिसोर्स टू इन्वेस्ट इन ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स एंड वेलफेयर ऑफ पीपल, ठीक है। तो कुछ लोग पैसा कमा रहे हैं एट द एक्सपेंस ऑफ वेलफेयर ऑफ अदर्स बाय नॉट गिविंग टैक्स और बाय इवेडिंग द टैक्सेस, टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इवेजन।
नेक्स्ट इज ग्लोबल वेज रिपोर्ट बाय ILO, ठीक है, तो इसके भी कुछ की फाइंडिंग्स है। तो वेज ग्रोथ, वेज इनइक्वालिटी एंड लेबर प्रोडक्टिविटी को लेके, सी आई वुड एक्सपेक्ट कि एक बार आप गो थ्रू कर लो। इंडिया में वेज हैज़ ग्रोन बाय 9.5%, ठीक है। सो सॉरी, इन इंडिया 9.5% वर्कर्स आर क्लासिफाइड एज लो पेज वर्कर्स। वेज इनइक्वालिटी अगर हम देखें, सो देर इज अ ग्लोबली अ डिक्लाइनिंग ट्रेंड, ठीक है। बट अगेन इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट हैज इंक्रीडेड ड्यू टू लिमिटेड फॉर्मल जॉब क्रिएशन, ठीक है। एंड वुमेन एंड इनफॉर्मल वर्कर्स हैं, इन्हीं को सबसे कम वेजेस मिलते हैं, ठीक है, दैट इज देयर। और वेज इनइक्वालिटी हाईएस्ट कहाँ है? लो इनकम कंट्रीज में, लोएस्ट है हाई इनकम कंट्रीज में, विच अगेन क्लियरली शोज अ रिलेशन, जैसे डेवलपमेंट होता है इनइक्वालिटी एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद कम होती है, ठीक है। लेबर प्रोडक्टिविटी हैज रोज फास्टर देन वेजेस, सो लेबर प्रोडक्टिविटी बड़ी है, और इस पे PYQ भी आया था, एंड इट हैज रोज फास्टर देन वेजेस। तो वेजेस जितने रेट से बढ़े नहीं, उससे ज्यादा रेट से लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ी, ठीक है, दैट इज इट। एंड देयर इज अ गैप बिटवीन वर्कर्स आउटपुट एंड कंपनसेशन। नाउ नेक्स्ट इज विंडफॉल टैक्स। सी, विंडफॉल टैक्स का मतलब ये होता है कि जैसे कोई एकदम से आपको बहुत ज्यादा फायदा हो गया, जिस एंड दैट बेनिफिट इज नॉट बिकॉज ऑफ यू हैव डन एनीथिंग, कि आपने कुछ किया, वो बस इसलिए फायदा हो गया कि कुछ एक्सटर्नल सरकम, जैसे क्रूड ऑयल के केस में मान लो क्रूड ऑयल के प्राइसेस एकदम कोलैप्स कर जाते हैं, तो बट क्रूड ऑयल फिर भी महंगा बिक रहा है, तो जो दूसरे लोग हैं जो क्रूड ऑयल एक्सपोर्टर्स हैं, या अगेन जो क्रूड ऑयल को रिफाइन करके उससे प्रोडक्ट्स बेचते हैं, उनको विंडफॉल गेन होगा। तो इसी को कर्ब करने के लिए गवर्नमेंट जो है, ऐसा जब भी देखती प्रॉफिट आता है, तो जब प्राइस सर्ज या ग्लोबल शॉक के कारण सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स आते हैं, राइट, इफ देर आर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स, देन जो गवर्नमेंट है विंडफॉल टैक्स इम्पोज करती है। हालांकि अभी जो है क्रूड ऑयल, ATF, पेट्रोल एंड डीजल, इन पे विंडफॉल टैक्स इम्पोज किया गया था, इसको हटा दिया गया। क्यों हटाया? क्योंकि अब जो है देर इज स्टार्टिंग प्राइसेस अब बढ़ रहे हैं, राइट, और देर इज रिकवरी पोस्ट कोविड, ठीक है, राइट। सो इम्पोज इन जुलाई 22 ऑन क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर्स आफ्टर ग्लोबल प्राइस हाइक। नेक्स्ट इज किसान पहचान पत्र एंड एग्री स्टैक। सो ये हम एक और थर्ड पार्ट में भी दोबारा पढ़ेंगे कि किसान पहचान पत्र क्या है। किसान की, फार्मर की एक आईडी, पहचान एक आईडी है, एंड इट वुड बी यूनिक आईडी। और सी, इट इज इंपॉर्टेंट कि, तो आधार से भी काम हो सकता था, आधार से डिफरेंट कैसे हुआ है? आधार से डिफरेंट इसलिए हुआ कि इसमें जो आईडी है ना किसान की जो बनेगी, उसी में उसकी लैंड रिकॉर्ड्स का डिटेल होगा, उसी में उसके क्या क्रॉप्स ग्रो करता है उसका डिटेल होगा, डेमोग्राफिक डिटेल होगा, और लैंड कितनी कहाँ पे क्या ओन करता है ये डिटेल, ठीक है। तो इट क्रिएट्स अ यूनिफाइड वेरीफाइड डेटाबेस ऑफ फार्मर्स टू इनेबल टारगेटेड बेनिफिशियरी, दैट इज इट। और एग्री स्टैक बेसिकली एग्रीकल्चर के लिए एक सेट ऑफ डिजिटल एप्लीकेशंस एंड APIs डेवलप की गई हैं, जैसे फार्मर रजिस्ट्री, विच इज अगेन लाइक फार्मर आइडेंटिफिकेशन के लिए, जो ऊपर आईडी बताया, क्रॉप जोन रजिस्ट्री एंड जियो रेफरेंस्ड मैप्स। क्रॉप जोन रजिस्ट्री क्या बताता है कि भाई किस एरिया में, किस पीस ऑफ लैंड में क्या क्रॉप ग्रो की गई है, एंड जियो रेफरेंस्ड मैप्स अगेन डिजिटल लेवल मैप्स फॉर विलेज की, कहाँ पे क्या लैंड पे क्रॉपिंग हो रही है, कहाँ पे नहीं हो रही, कहाँ पे फैल हुआ है, ओके। नेक्स्ट इज जलवाहक स्कीम, राइट। सो दिस स्कीम इज टू बूस्ट इनलैंड वाटरवेज इन इंडिया। अब कैसे बूस्ट करेंगे? तो अंडर दिस स्कीम 3 वाटरवेज सिलेक्ट किए गए हैं, राइट। कौन से 3 वाटरवेज? नेशनल वाटरवे 1 गंगा, नेशनल वाटरवे 2 ब्रह्मपुत्र, एंड नेशनल वाटरवे 16। ये 3 वाटरवेज पे जो भी कार्गो मूवमेंट करेगा ना, उनको कुछ गवर्नमेंट इंसेंटिव देगी फॉर 3 years, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि मोर एंड मोर पीपल विल कम ऑन एंड स्टार्ट मूविंग कार्गो ऑन दीज रूट्स, ठीक है। और मिनिमम 300 किलोमीटर मूव करना होगा कार्गो को वाया इनलैंड वाटरवे, ठीक है, दैट इज देयर। नेक्स्ट इज फर्स्ट एवर ऑफशोर मिनरल ऑक्शन। तो बहुत समय से ये न्यूज़ में चल रहा था कि ऑफशोर मिनरल्स माइंस खोलेंगे, ये करेंगे, फाइनली उसका ऑक्शन किया गया है, एंड दिस इज़ अ वेरी बिग थिंग, क्योंकि इससे जो है एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ इंपॉर्टेंट मिनरल्स और वो इंक्रीज हो, पर्टिकुलरली क्रिटिकल मिनरल्स ये सब इंक्रीज हो सकता है, ठीक है। एंड again it is to explore seabed wealth across EEZ, economic exploit, exclusive zone,
ठीक है, जो 12 नॉटिकल माइल्स होता है आपके जो टेरिटोरियल वाटर्स 12 नॉटिकल माइल्स होता है और वो 24 नॉटिकल माइल्स तक होता है। ठीक है, तो इसमें क्रिटिकल मिनरल जो हमने पढ़ा था वो इंक्लूडेड है, राइट, एंड ग्रीन विच इज इंपॉर्टेंट फॉर सेल्फ रिलायंस, ग्रीन टेक एंड नेशनल सिक्योरिटी। ठीक है, दैट इज इट, एंड वाइल इट विल बूस्ट ब्लू इकोनॉमी, बट यस इन्वायरमेंटल और टेक्नोलॉजिकल कंसर्न्स यहाँ पे हैं हमारे। ठीक है, दैट इज इट। तो अगेन आई वुड बी रिआइटरेटिंग, देखो फैक्चुअल है ये चीज़ें ना, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस करने लायक चीज़ नहीं है। सो आई वुड एक्सपेक्ट कि ये चीज़ें आप नोट्स भी प्लीज़ रिवाइज करना। ठीक है, प्लीज़ रिवाइज, क्योंकि ये नोट्स को बहुत ही फिल्टर करके मैंने बनाया। ठीक है, पीवाईक्यूज में हमने जो ट्रेंड्स देखे थे ना, अब आपकी मेहनत होती कि आप फिल्टर करके बनाते, सो आई हैव फिल्टर्ड लॉट ऑफ इट, तो मेक श्योर यू गो थ्रू दी नोट्स। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, राइट, सो इसमें बेसिकली अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने 10,000 करोड़ का इक्विटी इन्फ्यूजन किया है। क्यों? क्योंकि इसको मे बी इट हैड इनकर्ड सम लॉस और इसका इक्विटी कम हो गया था, तो गवर्नमेंट हैज इन्फ्यूज्ड मोर मनी फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर, राइट। सो यू शुड नो सम बेसिक्स अबाउट दिस, राइट, कि क्या है, यू नो, अंडर विच एक्ट, राइट, व्हाट इज इट्स रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ऑल्दो आई एम क्वाइट श्योर ये सब आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, तो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस इट इन फर्दर डिटेल, बट फिर भी ब्रीफली आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, राइट। Now, next is RBI framework. So, this is, I would say, important. RBI framework to on reclassification of FPI to FDI. So, आप सबको बहुत बेसिक में पता होगा कि इंडिया में क्या है कि FPI और FDI, सी जनरली कॉन्सेप्चुअली देखो ना, तो कॉन्सेप्चुअली डिफरेंस देखोगे तो FPI क्या होता है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है जनरली स्टॉक मार्केट में, कि स्टॉक मार्केट में पैसा डाला और कुछ समय बाद जब स्टॉक के प्राइसेस बने तो बेच के अपना पैसा निकाल के प्रॉफिट बना लिया, राइट। सो दिस इज एफपीआई, जो हॉट मनी होता है, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स की तरफ होता है। एफडीआई होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जैसे सैमसंग ने नोएडा में एक पूरी प्लांट खोला है तो उसके लिए पैसा लगाया, तो दैट्स अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे वो बिजनेस सेटअप करने के लिए या बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए किया जाता है एफडीआई, राइट। एंड वी ऑल नो कि देखो एफपीआई और एफडीआई में गवर्नमेंट ने डिस्ट्रिक्शन कैसे किया है कि अगर कोई भी एफपीआई इन्वेस्ट कर रहा है, फॉरेनर इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है किसी कंपनी में, डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी मेथड से, जॉइंट वेंचर की तरह किसी भी तरीके से इन्वेस्ट कर रहा है या एज अ वेंचर कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है, सी अगर वो 10% से ज़्यादा थ्रेशोल्ड होता है, राइट, तो वो एफडीआई बन जाता है। ठीक है, पर्टिकुलरली, और एफपीआई क्या होता है, जनरली लिस्टेड कंपनी जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे इन्हीं में इन्वेस्ट करते हैं, राइट। सो इनमें मान लो इन्वेस्ट कर रहे हैं, स्टॉक्स खरीद रहे हैं, बट मान लो गलती से स्टॉक 10% से ऊपर चले गए, तो फिर उनको क्या करना पड़ता था, उनको उसी टाइम पे पहले क्या करना पड़ता है, मैंडेटरीली बेचना पड़ता था, राइट। सो अगर इन्वेस्टर क्रॉसेस 10% स्टेक, इट हैज टू बी, यू नो, either they had no option to, you know, reclassify as FDI, उनको बेचना पड़ता था। बट यहाँ पे क्या है, अब उनको एक ऑप्शन मिल जाता है कि वो एफडीआई की तरह अपने आप को क्लासीफाई करवा सकते हैं और फिर बाद में लेटर स्टेज पे बेच सकते हैं। ठीक है, सो बट अगेन जो एफडीआई के अगर करवाना है तो एफडीआई के सारे रूल्स मानने होंगे कि प्रोहिबिटेड सेक्टर्स में नो रिक्लासिफिकेशन ऑफ एफपीआई एज एफडीआई। ठीक है, एफडीआई रूल जैसे सेक्टोरल कैप, प्राइसिंग, एंट्री रूट, अप्रूवल्स, दैट ऑल हैज टू बी फॉलोड, तभी एफपीआई अगर 10% ब्रीच करता है तो उसको एफडीआई के लिए कंसिडर किया जाएगा, एंड गवर्नड बाय फेमा रूल्स। ठीक है, दैट इज इट। तो ये कंपैरिजन है एफपीआई एफडीआई में, यू कैन गो थ्रू इट। ठीक है, थ्रेशोल्ड लेस देन 10%, 10% और मोर टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल। ठीक है, लीगली शेड्यूल 2 ऑफ फेमा, एंड अगेन रेगुलेटिंग बॉडी एफपीआई के लिए सेबी है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखो, जबकि रेगुलेटिंग बॉडी एफडीआई के लिए डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंटरनल इंडस्ट्री एंड ट्रेड, डीपीआईटी, और आरबीआई है। ठीक है, ये चीज याद रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट। सो हु रेगुलेट्स एफडीआई? एफडीआई इज रेगुलेटेड बाय दिस डीपीआईटी एंड आरबीआई, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी है, और आरबीआई। हु रेगुलेट्स एफपीआई? सेबी, दैट इज इट। एंड नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट तो हमने डिस्कस कर ही लिया, एंड परमिटेड इन लिस्टेड कंपनीज, बोथ लिस्टेड एंड अनलिस्टेड कंपनीज। Next is Mormego Port Authority and Green Shipping Initiative. So this port was in news because इसको एक recognition मिला है Environmental Ship Index platform के लिए। तो दिस ESI index platform पे Mormego Port Authority को recognition मिला है
फॉर इट्स ग्रीन शिपिंग इनिशिएटिव्स। ठीक है, अब ये पोर्ट कहाँ पे लोकेटेड है? गोवा, राइट, मेजर पोर्ट है। एंड फर्स्ट इंडियन, व्हाट इज सो इंपॉर्टेंट अबाउट इट, फर्स्ट इंडियन पोर्ट टू इम्प्लीमेंट ग्रीन शिप incentives via हरित श्रेय स्कीम। ठीक है, दैट इज देयर, राइट। एंड ये जो आपका ESI इंडेक्स है, ये पब्लिश्ड बाय इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पोर्ट एंड हार्बर्स, and it identifies ships that exceed the IMO emission standards, and it measures the emissions कि कितना emission ship से हो। तो इन सब चीज़ों में मार्वेगो पोर्ट has performed well and it has reduced the emissions। बीटा ड्राई पोर्ट, तो देखो ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है एंड बिहार का सबसे पहला ड्राई पोर्ट है। अब एयरपोर्ट सुना है, पोर्ट नॉर्मल पोर्ट सुना है, ड्राई पोर्ट क्या होता है? ड्राई पोर्ट क्या होता है कि ये जो है इनलैंड लोकेटेड है, मतलब जमीन पे लोकेटेड एक जगह है, राइट, जो किसी और पोर्ट से फिर एक रेलवे नेटवर्क या किसी ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड है। ठीक है, तो व्हाट आर ड्राई पोर्ट, ये समझो। ठीक है, तो ये बीटा ड्राई पोर्ट बिहार में, बीटा नियर पटना है, राइट। बट ड्राई पोर्ट क्या है? दे आर इनलैंड लॉजिस्टिक्स फैसिलिटी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये जो पोर्ट है ये बिहार में बीटा रेलवे स्टेशन पे लोकेटेड है, बट ये रेलवे से कनेक्टेड है टू पोर्ट लाइक कोलकाता, हल्दिया, इन सब पोर्ट से कनेक्टेड है। तो मान लो बहुत सारा सामान वगैरह वहाँ पे उन पोर्ट्स पे है, सिर्फ वहाँ से बिहार के कुछ सामान है वो यहाँ पे आके ला सकते हैं और यहीं पे कस्टम क्लियरेंस वगैरह ये सब हो सकता है। ठीक है, विशाखापट्टनम, नावा शेवा, मुंद्रा वाया रेलवे। ठीक है, तो इनलैंड लॉजिस्टिक्स फैसिलिटी फॉर कार्गो हैंडलिंग यहाँ पे होगा, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, एंड इट इज़ अ लिंक बिटवीन इनलैंड रीजन एंड सी पोर्ट एंड एयरपोर्ट। यहाँ पे कस्टम क्लियरेंस सर्विसेज दैट आर ऑल्सो प्रोवाइडेड। पैन 2.0 काफ़ी न्यूज़ में था, यू शुड नो अबाउट इट। ठीक है, तो पैन 2.0 बेसिकली, जो पैन क्या होता है, हर एक टैक्स पेयर का यूनिक आइडेंटिटी होता है, उससे उसकी सारी ट्रांजैक्शंस लिंक्ड होती है। ठीक है, तो नाउ इट हैज़ बीन, इससे उसको और टेक ड्रिवन बनाया। तो अभी जो बहुत सारे पोर्टल्स हैं, अलग अलग पोर्टल्स होते हैं टैक्स पेयर को एक्सेस करने के लिए, राइट। फॉर्म 26A के लिए अलग होता है और दूसरे अलग पोर्टल होते हैं। तो इसमें क्या किया, एक सिंगल पोर्टल बना दिया जहाँ पे सारी पैन पैन टैन रिलेटेड सर्विसेज मिल जाएंगी, राइट। प्रोसेस पूरा इसका जो है टैक्स फाइलिंग वगैरह उसको पे अंडर पैन 2.0 डिजिटल और इको फ्रेंडली बना दिया गया है। और किसी का पैन 2.0 किसी को इशू करना है, पहले पैसे लेते थे बीच में, आपके जो है बहुत सारे मिडिल मैन वगैरह आते थे, या किसी को अपग्रेड भी कराएं, इट वुड बी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, और हर एक पैन में पहले भी एक डायनामिक QR कोड इंट्रोड्यूस किया गया था, राइट। सो इट विल बी नाउ अपडेटेड फ्रॉम पैन डेटाबेस। सो जैसे कोई इन्फॉर्मेशन अपडेट हुई, पैन का QR कोड आपका अपडेट हो जाएगा। ठीक है, एंड डुप्लीकेट पैन प्रिवेंशन के लिए, बिकॉज कोई अगर डुप्लीकेट पैन प्रिवेंट कर सकता है तो वो अगेन टैक्स इवेड करने का या टैक्स अवॉइड करने का एक तरीका बन जाता है। ठीक है, सो इट विल बी यूजिंग AI एंड ऑल दोज टूल्स टू डिटेक्ट एनी person or entity which has issued multiple PANs। ठीक है, और डेटा सिक्योरिटी के लिए इट विल अडॉप्ट ग्लोबल स्टैंडर्ड। ठीक है, तो ये तो हो गया पैन 2.2, बट आपको पता भी होना चाहिए कि पैन क्या होता है, टैन क्या होता है। पैन जो है परमानेंट अकाउंट नंबर होता है, ये जनरली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इशू करता है, और इंडिविजुअल्स, एंटिटीज, ट्रस्ट, इनके लिए। टैन किन के लिए होता है? टैन होता है टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। तो जैसे एम्प्लॉयर है, ये है, बहुत सारे लोग TDS काटते हैं, तो ये ऐसी एंटिटीज है जो डिडक्ट और कलेक्ट करती है टैक्स और फिर गवर्नमेंट को सबमिट करती है। ठीक है, और पैन उनका होता है कि जो टैक्स डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर। ठीक है, और ये जो टैन होता है उनके लिए, जैसे कंपनीज वगैरह जो अपने एम्प्लॉय से टैक्स डिडक्ट करती है फिर गवर्नमेंट को, तो उनका टैन नंबर होता है। तो किसको पैन किनको ऑब्टेन करना चाहिए, राइट, ये कंडीशंस यहाँ पे, और पैन ऑब्टेन नहीं करने पे अगर ये वायलेट करते हैं तो देयर आर पेनल्टीज। ठीक है, दैट इज देयर ऑल्सो। नेक्स्ट इज नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स। सो अगेन सी, बिकॉज नोबेल प्राइज आपको पता होना चाहिए, वैसे इट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, लेट मी टेल यू। सो ये अवार्ड हुआ था डैरॉन एस्मोग्लू, साइमन जॉनसन एंड जेम्स ए रॉबिन्सन को। एंड मेन जो क्रक्स था इसका वो था कि इंस्टीट्यूशंस, किसी भी कंट्री में सोशल इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस कैसे फॉर्म होते हैं और कैसे वो किसी कंट्री की प्रॉस्पेरिटी, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को इम्पैक्ट करते हैं। ठीक है, तो इंस्टीट्यूशंस डिटरमाइन द प्रॉस्पेरिटी ऑफ नेशन। किस टाइप के इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन से वो बताते हैं कि भाई
एक कंट्री कितना प्रॉस्पेरस रहेगा, राइट, दैट इज देयर। सो दैट इज देयर। एंड कुछ और पैरामीटर्स भी देखे थे, तो अगेन नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट यू कैन गो थ्रू इट वंस, ताकि एक आइडिया रहे। बाई चांस, कम प्रोबेबिलिटी, बट बाई चांस क्वेश्चन आ जाए तो दीज थिंग्स वुड क्लिक इन योर माइंड। डीसिप, डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक। तो ये आरबीआई ने हर साल डिक्लेयर करता है। तो अभी जैसे 25 में 24 के लिए कौन से थे वो डिक्लेयर किए, राइट। तो एक लिस्ट दी है कौन से 24 के डीसिप थे, एसबीआई, एचडीएफसी बैंक एंड आईसीआईसी बैंक, राइट। और ये काफ़ी समय से यही डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स। अब डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स क्या होते हैं? दीज बैंक्स आर बैंक्स विच आर टू बिग टू फेल। इतने बड़े बैंक्स और इतने इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं कि ये फेल नहीं हो सकते। तो इनको पहले आइडेंटिफाई करना होगा। तो आइडेंटिफाई इनको किसे करते हैं? साइज कितना है बैंक का, और बेसिकली अगर किसी बैंक का साइज 2% ऑफ जीडीपी से ज़्यादा है तो ही उसको डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक के लिए कंसिडर किया जाता है। इसके अलावा, साइज के अलावा, इंटरकनेक्टेडनेस, कितने कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन है, और लैक ऑफ सब्सटीट्यूट, ये सब पैरामीटर पे देख के जो है आरबीआई डिटरमाइन करता है कौन से बैंक्स जो है डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं। और जो बैंक्स ऐसे होते हैं उनको आरबीआई क्या करता है, अलग अलग सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट में भी एक कैटेगरी नहीं है, मल्टीपल कैटेगरीज है जिसको हम बोलते हैं बकेट, राइट। तो अलग अलग बकेट्स में आरबीआई उनको पुट करता है, ठीक है। तो जैसे मान लो जो जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसको उतना हायर बकेट में पुट करेंगे। और फिर अब उसका इम्प्लीकेशन क्या होगा, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है तो इसको फेल नहीं होना चाहिए, तो इसके पास जो है कैपिटल ज़्यादा होना चाहिए। क्योंकि कैपिटल क्या होता है किसी भी बैंक का, इट हेल्प्स इट एब्जॉर्ब लॉसेस, ठीक है, और उसको फेल होने से प्रिवेंट करता है। तो अगर इंपॉर्टेंट बैंक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकली, उसको फेल नहीं होना चाहिए। तो जो बैंक को आरबीआई डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट क्लासीफाई करता है, दे नीड एडिशनल कैपिटल रिक्वायरमेंट, उनको जो है एडिशनल कैपिटल रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी पड़ती है, ठीक है, बेस्ड ऑन देयर रिस्क वेटेड एसेट्स एंड कॉमन इक्विटी टीयर 1, ठीक है, दैट इज देयर। सो हायर द बकेट, हायर द कैपिटल रिक्वायरमेंट, राइट। और इसी तरीके से जैसे आरबीआई आइडेंटिफाई करता है, ग्लोबली भी सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स आइडेंटिफाई किए जाते हैं। ग्लोबली कौन आइडेंटिफाई करता है? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड इन कंसल्टेशन विद बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन एंड द नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी, सेंट्रल बैंक्स वगैरह हो गए वो। तो इस बेसिस पे जो है ग्लोबली आपके आइडेंटिफाई किए जाते हैं सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक। कौन करता है? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड, बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, एंड फिर जो है मान लो किसी XYZ कंट्री का बैंक अगर लगा कि सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ की जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, जैसे इंडिया का अगर कोई बैंक लगा तो आरबीआई से डिस्कस करता है, ठीक है, कंसल्ट करता है। देन स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट बाय FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सो ये जो रिपोर्ट आई ना, इसमें एक अच्छा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मेंशन्ड है जो आपको आ सकता है, दैट इज द कॉन्सेप्ट इज अबाउट हिडन कॉस्ट। तो बेसिकली इस रिपोर्ट में बोला गया है कि जो हमारे फूड और एग्रीकल्चर सिस्टम्स हैं उनकी एक बहुत बड़ी हिडन कॉस्ट है, यानी एक बहुत बड़ी नेगेटिव एक्सटर्नलिटी है, राइट। बेसिकली एक अनइंटेंडेड इम्पैक्ट है, नेगेटिव इम्पैक्ट है जो हो रहा है, राइट, जिसके कारण इकोनॉमिक लॉसेस हो रहे हैं, राइट। और वो अनइंटेंडेड इम्पैक्ट मेनली कितने टोटल क्वांटिफाई किया है, तो $5.9 ट्रिलियन का, ठीक है। और इसमें से 70% ऑफ दिस हिडन कॉस्ट इज हेल्थ रिलेटेड, यानी जो फूड एंड एग्रीकल्चरल सिस्टम्स हमारे हैं वो हेल्थ को एडवर्स, लोगों की ह्यूमन हेल्थ को एडवर्सली इम्पैक्ट करें। इसके अलावा इन्वायरमेंट इज अदर वन, इन्वायरमेंट को एडवर्सली इम्पैक्ट करें, ठीक है, और इनइक्वालिटीज थर्ड, ठीक है। सो दिस इज बिकॉज ऑफ, क्यों इतना ज़्यादा हिडन कॉस्ट है? ड्यू टू लो इनटेक ऑफ होल ग्रेन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, प्रोसेस्ड फूड बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, राइट, सोडियम एंड प्रोसेस्ड फूड। और जो हमारे इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर फूड सिस्टम्स हैं, राइट, लॉन्ग चेन्स, अर्बनाइजेशन, फास्ट फूड, ये मेजर कंट्रीब्यूटर। और इंडिया की अगर बात की जाए तो इंडिया में भी हिडन कॉस्ट आउट ऑफ दिस 5.9 ट्रिलियन, 1.3 ट्रिलियन तो इंडिया की है, ठीक है। और इंडिया थर्ड नंबर पे आफ्टर चाइना एंड यूएसए। और इंडिया में क्या चीज ड्राइव कर रही है हिडन कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर फूड सिस्टम? अनहेल्दी डाइट पैटर्न्स, ठीक है, दैट इज। So next is World Intellectual Property Indicators report. So WIPO has brought this report. So again it tracks कि कितना
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की फाइलिंग से, लाइक पेटेंट, ट्रेडमार्क्स एंड सो ऑन सो फोर्थ. So I hope you can just go through these parameters. Okay. Now next is World Bank's Be Ready Index, and this is very, very, very important. Let me tell you, this is very, very, very important. ठीक है. World Bank's Be Ready Index. अब देखो ये जो इंडेक्स है ना, ठीक है, सी ये इंडेक्स इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये इंडेक्स रिप्लेस करता है वर्ल्ड बैंक का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को, राइट, जो पहले आता था और डिसकंटिन्यू हुआ था. और जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स था, उस पर 2 बार क्वेश्चन आया, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो इसका बेसिकली फर्स्ट एडिशन लॉन्च किया गया है वर्ल्ड बैंक ने, रिप्लेसेस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग. इंडिया अभी जो लॉन्च किया है 50 कंट्रीज को कवर किया है, जिसमें इंडिया इंक्लूडेड नहीं है, बट ग्लोबली बाय 2026 180 इकोनॉमीज को कवर करेगा. ठीक है, इट विल असेस द बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट, एंड इट विल ट्राई टू गॉज की ओके जैसे बेस्ट प्रैक्टिसेस वगैरह बताएगा, जिससे इट प्रमोट्स इन्वेस्टमेंट, जॉब क्रिएशन एंड इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ. ठीक है, एंड ऑल्सो टॉक्स अबाउट डेटा कंपेरेबिलिटी एंड रिप्रेजेंटेटिवनेस अक्रॉस द कंट्रीज. ये एक बहुत बड़ा कंसर्न था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का, कि डेटा में बहुत कंसर्न था, तो यहाँ पे दे आर गोइंग टू इंश्योर कि डेटा जो है प्रॉपर रहे, ताकि उसको लेके कोई डिस्प्यूट या डाउट ना आए. ठीक है, अब इस रिपोर्ट का फ्रेमवर्क या स्ट्रक्चर देखो, तो पहली बात तो पूरा बिजनेस का इसमें 10 टॉपिक्स कवर्ड है, टॉपिक्स या कोर एरियाज या इंडिकेटर्स है, जो एक बिजनेस की पूरी लाइफ साइकिल राइट फ्रॉम स्टार्टिंग, ऑपरेटिंग, क्लोजिंग कवर करते हैं. तो ये 10 बिजनेस एरिया जैसे बिजनेस एंट्री, बिजनेस की लोकेशन, पब्लिक यूटिलिटीज, लेबर यानी वर्कर्स, अगेन फाइनेंस, ओके, ट्रेड, इट इज इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ बिजनेस, तो कितना इजी है, कितना डिफिकल्ट है, टैक्सेशन, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, कंपटीशन कितना है, और बिजनेस इंसॉल्वेंसी. तो ये 10 पैरामीटर जो बिजनेस की पूरी लाइफ साइकिल को कवर करते हैं. ठीक है, और ये जो 10 पैरामीटर है ना, हर एक पैरामीटर को 3 पिलर्स के अक्रॉस असेस किया जाएगा कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या है, पब्लिक सर्विसेज वहाँ उसमें क्या अवेलेबल है नहीं है, राइट, और ऑपरेशनल एफिशिएंसी क्या है. ठीक है, तो इन 10 के 10 एरियाज में, टॉपिक्स में, यू कुड ऑल्सो राइट इट एज टॉपिक्स, ये इन 10 के 10 को हर एक पिलर जो है टॉपिक को इन 3 पिलर्स में असेस किया जाएगा. और एक और चीज जो देखी जाएगी इन 10 टॉपिक्स में, वो ये है दीज क्रॉस कटिंग थीम्स, कि डिजिटल अडॉप्शन कितना है, इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी कितनी है, और जेंडर को कितना कंसिडर किया जा रहा है. तो ये क्रॉस कटिंग 3 थीम्स हैं, ये देखी जाएगी. नाउ दिस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, क्योंकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में ये नहीं था. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में डेटा वॉज डिस्प्यूटेड, डाउटफुल, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अगेन कुछ दूसरे पैरामीटर्स थे, राइट, जो बहुत लिमिटेड सेट थे. यहाँ पे बहुत ब्रॉडर सेट ऑफ पैरामीटर्स और असेसमेंट भी बहुत इन डेप्थ है. ठीक है, दैट इज नाउ आफ्टर दिस ना, ज़्यादातर अब जो चीज़ें आपकी आएंगी दे वुड बी मोस्टली योर रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस. सो आई एम एक्सपेक्टिंग एंड होपिंग कि आप वो रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस खुद से कर लोगे. ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रिलीज्ड बाय वीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी एंड इनसीड. थीम इसकी है अनलॉकिंग द प्रॉमिस ऑफ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, राइट. और इसके क्राइटेरिया में 2 टाइप के क्राइटेरिया है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए इनपुट क्राइटेरिया और आउटपुट. तो इनपुट हो गया इंस्टीट्यूशन, ह्यूमन कैपिटल, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट लिंकेज. आउटपुट की कितनी नॉलेज क्रिएशन हुई, डिफ्यूजन हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ, और क्रिएटिव आउटपुट्स. ठीक है, दैट इज इट. इंडिया का परफॉर्मेंस 39 आउट ऑफ 133 कंट्रीज, तो रैंक हैज इम्प्रूव्ड, राइट. एंड अगेन स्ट्रॉन्ग एरियाज क्या हैं ये सब आप देख सकते हो. कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप जो इसमें बात की गई, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है अमूल का, कि आप बिजनेस करो, प्रॉफिट भी बनाओ, अच्छे से एफिशिएंटली बिजनेस करो, राइट. एट द सेम टाइम सोशल बेनिफिट क्या हुआ अमूल में, कि जो डेयरी फार्मर्स थे उनकी इनकम बढ़ी, राइट. इट ब्रॉड प्रॉस्पेरिटी टू रूरल एरियाज, राइट, एंड स्मॉल फार्मर्स को एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम मिला. ठीक है, सो दैट इज दिस. सो बिजनेस विद सोशल मिशन, पॉवर्टी कम करो, सस्टेनेबिलिटी, इन्वायरमेंट को बेनिफिट करो, और इनइक्वालिटी रिड्यूस करो, राइट. तो इनोवेशन ऑफ बिजनेस एंड वैल्यूज ऑफ नॉन प्रॉफिट. ठीक है, दैट इज इट. CRI इंडेक्स, कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स, ऑक्सफैम इंस्टीट्यूट का है. लिंक टू SDG 10 विच टॉक्स अबाउट रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी.
राइट? किस बेसिस पे असेस करते हैं कि भाई इनइक्वालिटी में क्या प्रोग्रेस हुआ है? कि पब्लिक सर्विस, जितना ज़्यादा पब्लिक सर्विस स्पेंडिंग उतना इनइक्वालिटी कम होता है। ठीक है, टैक्सेशन कितना प्रोग्रेसिव है, जितना ज़्यादा प्रोग्रेसिव, बेसिकली रिच को ज़्यादा आप टैक्स करो, पुअर को कम करो, और उसको फिर आप रिडिस्ट्रीब्यूट करो। और लेबर राइट्स एंड वेलफेयर, ठीक है, तो जितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेबर राइट्स, हायर वेजेस, उतना कम इनइक्वालिटी। ठीक है, so these are the categories. India ki rank 127, right? These are some global trends and concerns that you can just go through. Hand in hand initiative by FAO, ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये इनिशिएटिव जो है इसके लिए इन्वेस्टमेंट फोरम ओपन किया था। इसमें 72 कंट्रीज हैं, इंडिया इज नॉट अ मेंबर, राइट? अब इस इनिशिएटिव का पर्पस क्या है? हैंड इन हैंड, सी जो एग्रीकल्चर फूड सिस्टम है ना, उनका ट्रांसफॉर्मेशन करना फास्टर वे में, so that we are able to eradicate poverty, right? So hand in hand initiative aims to transform agriculture food system so that poverty कम हो, ठीक है, हंगर एंड मैल न्यूट्रिशन खत्म हो, सो SDG 1, 2 एंड इनइक्वालिटीज रिड्यूस हो, जो है SDG 10। प्लीज मेक श्योर ये आप ध्यान रखो, 1, 2 एंड 10, ठीक है, हैंड इन हैंड इनिशिएटिव। ज़्यादा डीप नहीं जा रहे क्योंकि इंडिया इज नॉट अ मेंबर। नाउ केयर एज सोवरेन रेटिंग, सी सोवरेन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज पे और क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज पे ऑलरेडी क्वेश्चन आ रखा है, राइट? तो अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट, वाई? क्योंकि फर्स्ट एवर सॉवरेन क्रेडिट रिपोर्ट बाय एनी इंडियन एजेंसी, तो पहली बार कोई इंडियन एजेंसी, सो केयर रेटिंग जो है वो एक इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, पहली बार कोई इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग रिलीज कर रहा है, ठीक है? सो दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। इंडिया को BBB+ रेटिंग दी है, राइट? एंड सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग्स क्या होती है, थोड़ा बेसिक्स आप यहाँ पे देख सकते हो। तो जैसे जिस कंट्री की अच्छी स्ट्रॉन्ग रेटिंग होगी वहाँ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जाएगा, जिसकी कम रेटिंग होगी वहाँ कम इन्वेस्टमेंट जाएगा, और उसके लिए इन्वेस्टमेंट या बोरिंग करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है? और यहाँ पे एक फैक्ट है, गवर्नमेंट का जो जनरल डेट टू GDP रेशियो है जनरल गवर्नमेंट का, यानी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का दोनों का मिला के, वो 80% है, एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि वो 78% होगा बाय फाइनेंशियल ईयर FY30, ठीक है? दैट इज इट। एंड ग्लोबली आप देखो तो 3 ही US बेस्ड एजेंसी है, S&P, मूडी एंड फिच, जो डोमिनेट करती है। सो दैट्स अगेन इंपॉर्टेंट कि केयर एज सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग, फर्स्ट इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी टू रिलीज योर सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग्स, ठीक है? ग्लोबल फैमिली फार्मिंग फोरम इंपॉर्टेंट है। सी पास्ट में सीड विलेज कॉन्सेप्ट आया, स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड कॉन्सेप्ट आया, तो फैमिली फार्मिंग कॉन्सेप्ट भी आ सकता है आपको। तो देखो ये जो फोरम है, ये फोरम है टू प्रमोट फैमिली फार्मिंग, बट पहले फैमिली फार्मिंग क्या होता है वो समझो। तो फैमिली फार्मिंग जो है, इट मीन्स कि आप देखते हो फार्म्स में, एग्रीकल्चर फील्ड्स में इंडिया में जनरली क्या होता है, एक फैमिली का फार्म है लोगों का, तो खेत में जो है फादर सन वाइफ सब मिलके, या डॉटर सब मिलके एक साथ काम कर रहे हैं, राइट, फॉर एग्रीकल्चर। सो दिस इज नोन एज फैमिली फार्मिंग, जहाँ पे बेसिकली फैमिली लेबर यूज हो रही है बोथ मेन एंड वुमेन की इन एग्रीकल्चर। नाउ ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है कि 70% जो फूड प्रोडक्शन होता है वैल्यू टर्म्स में ग्लोबली, वो फैमिली फार्मिंग के थ्रू हो रहा है, राइट? दैट्स वाई इट इज इंपॉर्टेंट। और ये लॉन्च किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और FAO ने, और बेसिकली 2019 से 2028 ये UN डिकेड ऑफ फैमिली फार्मिंग भी है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट, ठीक है? और ये जो फोरम है इसमें फोकस है क्लाइमेट रेजिलियंस, बायोडाइवर्सिटी और फूड सिक्योरिटी पे। तो फैमिली फार्मिंग को क्लाइमेट रेजिलियंट बनाना है और फूड सिक्योरिटी इनहेंस करने के लिए दे आर इम्पॉर्टेंट, ओके? नाउ कंटिन्यूइंग, सो अगला टॉपिक है अनदर वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट, पावर्टी प्रॉस्पेरिटी एंड प्लानट। तो बेसिकली इंपॉर्टेंट इसलिए कि पैंडमिक के बाद अब पहली बार आई है, ठीक है? और की फाइंडिंग्स, आई होप यू कैन गो थ्रू इट, सो जस्ट गो थ्रू इट वंस। ही बेसिकली इट मेजर्स एक्सट्रीम पावर्टी, तो एक्सट्रीम पावर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, राइट? तो उसमें क्या प्रोग्रेस किया है? एक्सट्रीम पावर्टी इज डिफाइंड बाय दिस, कि अगर कोई भी $2.15 पर डे एट PPP उससे कम रह रहा है, तो एज पर वर्ल्ड बैंक दैट पर्सन इज इन एक्सट्रीम पावर्टी, okay? And there is also prosperity gap, the income needs to multiply to meet $25 day for global prosperity standard, ठीक है? So just go through it once, ठीक है, क्या findings वगैरह हैं, again purely factual है। Second, ऑल इंडिया रूरल फाइनेंशियल इंक्लूजन सर्वे, नाफिस, ये नाबार्ड ने किया है,
तो देखो सर्वे तो चलो ठीक है, बट इसमें कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स हैं। तो की हाईलाइट्स क्या है? हाउस होल्ड इनकम जो रूरल एरियाज की है वो इंक्रीज हुई है। फूड शेयर इन कंजम्पशन डिक्रीज हुआ है, तो ये हमने पहले भी देखा था दूसरी रिपोर्ट में भी। तो ये एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड है जो प्रिवेलेंट है। ठीक है। दूसरा, किसान क्रेडिट कार्ड हैज बीन द की ड्राइवर ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन इन फार्म सेक्टर। लैंड होल्डिंग साइज फर्दर रिड्यूस हो गया है। फाइनेंशियल लिटरेसी इंक्रीज हो गई है और लोन एक्सेस इंक्रीज हो गया। ठीक है, दैट इज देयर। तो ये कुछ की ट्रेंड्स है, मेक श्योर यू कीप इट इन माइंड। फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट हैज ऑल्सो इंक्रीज्ड। आरबीआई रिपोर्ट ऑन माइबार बेंचमार्क। तो माइबार होता क्या है कि माइबार एक बेसिकली जो इंटर बैंक, एक बैंक दूसरे बैंक को लेंडिंग करता है शॉर्ट टर्म के लिए, कॉल मनी के लिए, ओवरनाइट के लिए, क्या इंटरेस्ट रेट पे लेंड करता है, तो उस ये एक बेंचमार्क इंडेक्स ये रिलीज माइबार रिलीज करता है, फाइनेंशियल बेंचमार्क्स इंडिया। इस पर्पस के लिए ये जो है इंडेक्स रिलीज करता है। तो इसी को बेसिस लेके बाकी दूसरी चीज़ों के भी रेट ऑफ इंटरेस्ट सेट किए जाते हैं। ठीक है, दैट इज दे। बट इशू क्या है कि इट इज बेस्ड ऑन वेरी थिन कॉल मनी वॉल्यूम्स, यानी ओनली 1% ऑफ डेली मनी मार्केट वैल्यू। ठीक है, सो इट इज पार्ट ऑफ द मनी मार्केट। ठीक है, जो कॉल मनी इंटरेस्ट रेट है ना, कॉल मनी, उसके लिए माइबॉर यूज किया जाता है बोरोइंग या लेंडिंग के लिए। किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बोरोइंग या लेंडिंग होगी, तो माइबॉर रेट पे, राइट, दैट इज द so interest rate at which banks lend to each other overnight for interbank market. Now, another fact, India's forex crossed 700 billion. So that's a big thing. क्यों? क्योंकि now India is only fourth country of globally after China, Japan and Switzerland. ठीक है, right? That is there to achieve this. और it covers 11.9 months of import. Reserves rise क्यों रहे? Because of inflow of dollars. Right? हालांकि अभी रिसेंट में तो हमने पास्ट में देखा था, ये थोड़े पहले की न्यूज़ है। रिसेंट में हम क्या देख रहे हैं, अब आउटफ्लो ज़्यादा हो रहा है, रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है। ठीक है, तो इनफ्लो ऑफ एफडीआई, एफपीआई, रेमिटांसेस, ये दो की फैक्टर्स हमेशा याद रखना। तो कभी भी आपको एप्रिशिएशन ऑफ रुपी के ऊपर क्वेश्चन है कि रुपी एप्रिशिएट कर रहा है तो इन दोनों के कारण, या फॉरेन एक्सचेंज बढ़ रहे तो मेनली इन दोनों के कारण बढ़ते हैं। ठीक है, दैट इज। बाकी फॉरेक्स के बारे में स्टैटिक नॉलेज जो हमने वैसे भी कवर की है, सो यू कैन गो थ्रू इट। प्लैटिनम जुबली ऑफ सेंट्रल सिल्क बोर्ड, तो ये प्योरली फैक्चुअल है, आप एक बार इसको खुद से गो थ्रू कर सकते हो। एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज, तो ये अगेन कंडक्टेड बाय मॉस्पी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। सो इंडस्ट्रीज में कौन सी इंडस्ट्रीज इंक्लूड करता है? फैक्ट्रीज अंडर फैक्ट्री एक्ट, पीडी सिगार यूनिट्स, इलेक्ट्रिसिटी अंडरटेकिंग्स नॉट अंडर सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, एंड कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जिसमें 100 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं लिस्टेड इन स्टेट बिजनेस रजिस्टर। ठीक है, और ये कुछ की हाईलाइट्स हैं, फैक्ट्स हैं, यू कैन गो थ्रू, दैट इज। नाउ इकोनॉमिक एडवाइजरी कमिटी ऑफ पीएम वर्किंग पेपर ऑन हाउ स्टेट्स हैव परफॉर्म्ड। सो ट्रेंड्स आप देख सकते हो यहाँ पे स्टेट्स का इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को लेके। तो वेस्टर्न एंड साउदर्न स्टेट्स हैव हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम। दिल्ली की पर कैपिटा इनकम इज 250% ऑफ नेशनल एवरेज। ठीक है, वेस्ट बंगाल की पर कैपिटा इनकम डिक्लाइन कर गई फ्रॉम द नेशनल एवरेज। ठीक है, उड़ीसा हैज इंक्रीज, साउदर्न स्टेट कॉन्ट्रीब्यूट टू 30% ऑफ जीडीपी, राइट। और जो मैरीटाइम स्टेट्स हैं दे आउट परफॉर्म अदर्स एक्सेप्ट फॉर वेस्ट बंगाल। पंजाब वर्सेस हरियाणा में देखो तो पंजाब की पर कैपिटा इनकम स्टैग्नेट हो गई है और हरियाणा की सर्ज हो गई। ठीक है, ईस्टर्न स्टेट लाइक बिहार, वेस्ट बंगाल रिमेन लैगार्ड, राइट, दैट इज इट। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट बाय वर्ल्ड बैंक। ठीक है, सो रिपोर्ट है, उसकी फाइंडिंग्स आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इट कॉल्स समथिंग अबाउट मिडिल इनकम ट्रैप, और वार्न करता है इंडिया और अदर कंट्रीज की वो मिडिल इनकम बेसिकली, कि एक कंट्री रैपिडली ग्रो करती है लो इनकम से मिडिल इनकम में आज, जैसे इंडिया, बट मिडिल इनकम से हाई इनकम जाने के लिए वो स्टैग्नेंट हो जाती है, अटक जाती है। ठीक है, सो कंट्रीज कैन फॉल इन दिस ट्रैप, राइट, एंड दिस कैन बी बिकॉज ऑफ, ऐसा क्यों हो सकता है कि कोई कंट्री मिडिल इनकम ट्रैप में फॉल हो जाए? aging population, geopolitical tension, debt burden, and climate change. These can trap a country in the middle income itself. Okay? बाकी रेस्ट आई वुड एक्सपेक्ट कि आप लोग प्लीज इसको गो थ्रू करें। एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो दिस इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो आपका न्यूज में था, राइट।
तो दीज एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड क्या है, राइट? इसके लिए कुछ न्यू रेगुलेशंस इशू किए हैं और फर्स्ट टाइम न्यू रेगुलेशंस के बाद वापस ये बॉन्ड्स इशू किए गए। सो दीज बॉन्ड्स आर बेसिकली परपेचुअल बॉन्ड्स। मतलब ऐसे बॉन्ड्स है, जैसे बॉन्ड नॉर्मली क्या होता है 10 साल का है, तो 10 साल बाद तो बॉन्ड मैंने खरीदा तो जिसने से खरीदा है वो 10 साल बाद उसके बॉन्ड में दूंगा तो पैसा वापस करेगा। ये बॉन्ड परपेचुअल है, यानी इसमें कोई ऐसा डेट ही नहीं कि जब पैसा वापस मिलेगा, राइट? सो दीज आर, इनको प्रेप्स भी बोला जाता है, ठीक है? प्रेप्स, पब्स, सॉरी पब्स बोला जाता है, ठीक है? तो ये इनकी कोई मैच्योरिटी डेट नहीं होती, इसलिए इनको परपेचुअल बोला जाता है। बट दे डू पे अ फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट, ठीक है? और जो प्रिंसिपल होता है, तो फिर क्या मेरा पैसा कभी वापस नहीं मिलेगा? नहीं, मिल सकता है दो तरीके, या तो मैं ये बॉन्ड किसी और को बेच दूं, दैट इज वन, या फिर जिसने बॉन्ड इशू किया है वो ये बॉन्ड वापस खरीदने का बोले, ठीक है? और इशूअर के ऊपर नो ऑब्लिगेशन हो, इसलिए क्योंकि कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती, कॉल ऑप्शन होता है, कॉल एक राइट है, ऑब्लिगेशन नहीं होता। तो नो ऑब्लिगेशन टू रिपे प्रिंसिपल, उसकी मर्जी, अगर वो चाहता है तो कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज करके बोल सकता है, ठीक है? और इंटरेस्ट पेमेंट भी कंडीशंस जब तक फॉलो होती है तब तक पे करते हैं, ठीक है? इंडिया में जनरली ये बेसल कैपिटल 3 नॉर्म्स के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है? और जैसे यस बैंक ने 81 बॉन्ड्स इशू किए थे पहले, फिर उसको राइट ऑफ किया गया, तो रिस्की भी है, दिस हैव हाई रिस्क, क्योंकि कैन बी रिटर्न ऑफ या कन्वर्टेड टू इक्विटी, दैट इज देयर। और रिसेंट में आरबीआई सेग ने इसके लिए रेगुलेटरी चेंजेस की कि डिस्क्लोजर ज़्यादा बेटर हो, बेटर वैल्यूएशन नॉर्म्स, और इन्वेस्टर्स के लिए सेफ गार्ड की, क्योंकि रिस्की है तो इन्वेस्टर्स के लिए सेफ गार्ड होना चाहिए, ओके? तो नेक्स्ट टॉपिक इज एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। तो ये पुरानी स्कीम है, बेसिकली इसको एक्सपैंड किया गया, राइट? तो ये स्कीम थी मीडियम और लॉन्ग टर्म लोन देती थी फॉर पोस्ट हार्वेस्ट एंड कम्युनिटी फार्मिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। किनको? इंडिविजुअल फार्मर, एफपीओ, पीएसी, एसएचजी, इन सबको, ठीक है? अब क्या किया, एक्सपैंड में इसमें एक्टिविटीज किस चीज के लिए लोन दे सकती है वो एक्सपैंड कर दिया। याद रखना, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म, ठीक है? मीडियम एंड लॉन्ग टर्म और 100% सेंट्रल फंडेड, ठीक है? किन एक्टिविटीज के लिए एक्सपैंड किया है? वायबल फार्मिंग एक्टिविटीज। नाउ ऑल एलिजिबल बेनिफिशियरीज कैन बिल्ड कम्युनिटी फार्मिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है? इंटीग्रेटेड प्रोसेसिंग, पीएम कुसुम के अंदर जो बेसिकली सोलर पावर्ड पंप्स लगाते हैं वो अब इसके अंदर इंक्लूड है, तो उसके लिए लोन इसके अंदर मिल सकता है। और क्रेडिट गारंटी सपोर्ट के लिए जो नाप सुरक्षण, एक सब्सिडरी नाबार्ड की है, वो भी अब क्रेडिट जो है गारंटी देगी, ठीक है? जो इसके अंदर लोन्स दिए जाते हैं उनके लिए, ठीक है? अलॉन्ग विथ सीजीटी एमएससी। स्पाइस्ड स्कीम, तो ये स्कीम जो है आपकी एक्सपोर्ट प्रमोट करने के लिए और प्रोसेसिंग प्रमोट करने के लिए, किसका? कार्डेमम का। तो कार्डेमम का एरिया जो है बढ़ाया जाए, जिसमें कार्डेमम ग्रो कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ाया जाए और एक्सपोर्ट बढ़ाया जाए, ठीक है? दैट इज देयर प्रोडक्टिविटी इनहेंसमेंट, पोस्ट हार्वेस्ट क्वालिटी अपग्रेडेशन, एक्सपोर्ट मार्केट प्रमोशन, ठीक है? और कार्डेमन के बारे में डिटेल्स यहाँ पे हैं, दो टाइप के होते हैं, स्मॉल एंड लार्ज। स्मॉल आपका वेस्टर्न घाट, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु। लार्ज नॉर्थ ईस्ट एंड सब हिमालयन रीजन्स में फाउंड होता है, ठीक है? सॉइल किस टाइप की? लोमी, एसिडिक एंड वेल ड्रेन्ड, ये रिच ऑर्गेनिक। टेम्परेचर आप देख लो, एंड इकोनॉमिक क्या रिलेवेंस है इनका, ओके? Now there is one term, financialization. So there is one term in news known as financialization. ठीक है? तो ये term क्या है financialization? See, it says where financial market institutions and instruments gain increasing control over economy. ठीक है? So financial markets, institutions and instruments gain increasing. Basically, economy is now becoming more and more dependent on these financial sector and financial instruments. ठीक है? तो लोग जैसे गोल्ड की जगह स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें, दैट इज फाइनेंशियलाइजेशन। नाउ वैसे तो ये अच्छी चीज है, बट ओवर फाइनेंशियलाइजेशन इज अ प्रॉब्लम दैट वाज हाईलाइटेड बाय चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, और उस कॉन्टेक्स्ट में ये टर्म है, राइट? तो फाइनेंशियल एक्टर्स बिगिन इन्फ्लुएंसिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज, हाउस होल्ड चॉइसेस एंड नेशनल प्रायोरिटीज, ठीक है? तो एक्सेसिव फाइनेंशियलाइजेशन क्या करेगा? प्रोडक्टिव जो फिजिकल सेक्टर है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रा, इससे पैसे शिफ्ट करके शॉर्ट टर्म स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट की तरफ इन्वेस्टमेंट जो है ड्राइव कर देगा, ठीक है? देन देयर आर फ्यू लास्ट 1 or 2 स्कीम्स, भास्कर इनिशिएटिव। तो स्टार्टअप्स के लिए एक रजिस्ट्री है, बाय हुम? डीपीआईआईटी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है? सो लार्जेस्ट डिजिटल रजिस्ट्री फॉर स्टार्टअप इकोसिस्टम, ठीक है? टारगेट स्टेक होल्डर्स ये सारे हैं,
और फीचर्स जस्ट गो थ्रू इट वंस। स्टार्टअप्स के लिए भी एक यूनिक आईडी होगी जो भास्कर आईडी होगी, ठीक है। नेटवर्किंग मिलेगा उनको, सारी रिसोर्सेज इस प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी, एंड बेटर डिस्कवरेबिलिटी एंड ग्लोबल ब्रांडिंग। ओके, देन यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस, जैसे यूपीआई है वैसे ही यूएलआई अब बनाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। एक ही टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म जहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेंडिंग, उससे रिलेटेड सारी चीज़ें एक ही इंटरफेस के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, फॉर फ्रिक्शनलेस एंड डिजिटल क्रेडिट। तो कंसेंट बेस्ड डेटा शेयरिंग होगा, राइट। लैंड रिकॉर्ड्स होंगे ताकि वहाँ से जो है कोलेटरल यूज़ कर सकते हैं। स्टैंडर्डाइज्ड एपीआई होगा, तो हर बैंक, हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अपने उसमें यूएलआई को इंटीग्रेट कर सकता है, जैसे यूपीआई को इंटीग्रेट करते थे, ठीक है। इट विल रिड्यूस पेपर वर्क एंड एनहांस क्रेडिट एक्सेस, एंड पर्टिकुलरली फॉर एग्रीकल्चर एंड एमएसएमई सेक्टर। ओके, तो दैट इज दिस। तो विद दिस आपका जो रिसेंट 6 मंथ्स का पूरा कंप्लीट होता है। सो नाउ पार्ट 3 एंड 4 में जो बचा हुआ हम आपका 6 मंथ्स कंप्लीट कर लेंगे, और उसके बाद जो है बजट और इकोनॉमिक सर्वे में, बिकॉज पूरा आपका रिमेनिंग जो है कवर होता है। ओके, तो विद दिस एंड अगेन माय रिक्वेस्ट इज, आपने लेक्चर देखा है तो प्लीज़ इस सब पूरे उसको रिवाइज भी करना एक बार। इट वोंट टेक दैट मच टाइम, ठीक है। हार्डली 1 घंटे का लेक्चर और 2 घंटा आपका रिविजन। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट पार्ट।